बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 14 समीकरण। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रश्नावली 14.1 की, जिसमें आपको पहला सवाल दिया हुआ है समीकरण छांटकर लिखिए। और बच्चों आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लास में बता चुके हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो। चरांक कहने का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये शामिल हो और दोनों पक्ष बराबर हों, समीकरण उसको हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है एक्स ऋण 4 बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक चरांक है, 4 स्थिरांक है और बराबर का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, यानी कि ये जो कथन है वो हमारे समीकरण के कथन को बिल्कुल संतुष्ट करता है। इसमें देखिए चरांक भी शामिल है और बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों पक्ष बराबर हैं। इसमें आपको हम बता दें पहले समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। यहाँ पर देखिए बायां, ये जो बराबर दिख रहा है आपको, इसके इस तरफ बायां तरफ बायां पक्ष कहलाता है और दायां तरफ दायां पक्ष कहलाता है। इस प्रकार से समीकरण में 2 पक्ष हैं, बराबर के दाहिने ओर दायां पक्ष और बाईं ओर बायां पक्ष। अब देखिए इस सवाल पर आते हैं। प्रश्न 1 में समीकरण छांट कर लिखिए। अब आपको बताना है कि इसमें से समीकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से समीकरण नहीं है। तो बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि जिसमें बराबर का चिन्ह है वही समीकरण है, जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है वो समीकरण नहीं है। अब आप देख के बता सकते हैं इसमें समीकरण कौन सा है और समीकरण कौन सा नहीं है। पहला देखिए क्या ये समीकरण है, एक्स ऋण 4 बराबर 10 ये समीकरण है, बिल्कुल समीकरण है। देखिए इसमें चरांक भी है और दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए एक्स ऋण 4 बराबर 10 एक समीकरण है। दूसरा देखिए यहाँ पर, हालांकि आपकी पुस्तक में क्रम अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रम लिखे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। 7 बराबर 2 एक्स ऋण 5, यहाँ पर ही बराबर का चिन्ह है, बायां पक्ष में 7 है और दायां पक्ष में क्या है 2 एक्स ऋण 5, बराबर का चिन्ह बीच में है, इसलिए ये भी एक समीकरण है। अब देखिए तीसरा एक्स ऋण 4 ऋण 10, इसमें चरांक शामिल है लेकिन दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए यह जो समीकरण की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है। कौन सा? एक्स ऋण 4 ऋण 10, इसलिए यह समीकरण नहीं है। आप देख के जान जाएंगे इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, समीकरण नहीं कहलाएगा। चौथा देखिए 3x ऋण 2x बराबर 2x, यहाँ पर देखिए चरांक भी है और दोनों पक्ष बराबर भी है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए यह एक समीकरण है। ठीक उसी प्रकार पांचवा देखिए 3x धन 4, यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवाल और भी सवाल इसमें है आगे, उसको आप अपने से बना लेंगे कौन सा समीकरण है कौन सा समीकरण नहीं है। जब आप प्रश्न क्रमांक 1 को पूरा बना ले तब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों का दायां पक्ष और बायां पक्ष बताइए बोला गया है। हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 बताते समय ही दायां पक्ष और बायां पक्ष बता दिए थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दायां पक्ष और बायां पक्ष लिखना है। ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न को देखेंगे आप तो बाकी सारे प्रश्न आप अपने से बना लेंगे। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इस समीकरण में बराबर का चिन्ह देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। बराबर के इस तरफ बाएं तरफ जो भी लिखा हुआ है, इसे एक्स ऋण 5 तो ये बायां पक्ष कहलाएगा, और बराबर के उस तरफ दाहिने तरफ जो भी लिखा हुआ है उसको हम रखेंगे दायां पक्ष में। तो आप सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष करके एक जगह समीकरण लिखेंगे और इसको लिखेंगे आप बायां पक्ष में और बराबर के उस तरफ वाले को लिखेंगे आप दायां पक्ष में। तो यहाँ पर 2 पक्ष है, ये एक्स ऋण 5 बायां पक्ष में है और बराबर के बाद जो 9 लिखा हुआ है वो दायां पक्ष में है। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर 2 एक्स ऋण 3 ये बायां पक्ष में है और बराबर के उस पार जो 7 लिखा हुआ है वो दायां पक्ष में है। इसी को आप अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी कहते हैं। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड के तरफ है बराबर में आप अपने आप को स्वयं रख के देखिए, आपके लेफ्ट में जो है वो बायां पक्ष है और आपके राइट में जो है वो दायां पक्ष में है। तीसरा देखिए 2y बराबर 9 ऋण y ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2y जो है वो कौन से पक्ष में हुआ? बायां पक्ष में, और बराबर के उस तरफ जो लिखा हुआ है 9 ऋण y उसको हम दायां पक्ष कहेंगे। ठीक वैसे ही 15 बराबर 2a धन 5 में है, 15 बायां पक्ष में है, इसको आप बायां पक्ष में लिखेंगे और बराबर के बाद जो लिखा हुआ है 2a धन 5 ये आपका दायां पक्ष है।
आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण में बदलिए। यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं आपको लाइन से, उसमें आपको अज्ञात संख्या के लिए y मानना है और उसको समीकरण में बदलना है। देखिए चले देखते हैं। दूसरा आपको दिया है, प्रश्न 3 का दूसरा सवाल दिया हुआ है, किसी संख्या का छठा भाग 7 है। किसी संख्या कहा गया है तो किसी संख्या के बदले हम क्या मानेंगे, y मान लेते हैं, वह संख्या y है, ये हमने मान लिया। अब क्या गया है, किसी संख्या का छठा भाग, यानी कि इसको हम 6 से भाग देंगे। किसी संख्या का छठा भाग कितना है बोल रहे हैं, 7, तो बराबर क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। ये हमारा एक समीकरण बन गया। ये किसी संख्या है, कोई भी एक संख्या है, इसका छठा भाग यानी 6 से भाग देंगे, कितना है बोलते हैं 7, तो बराबर करके क्या लिखेंगे 7। इस प्रकार से आपको दिए गए कथन को समीकरण में बदलना है। देखिए तीसरा का तीसरा दिया हुआ है, किसी संख्या में 5 का अंतर 8 है। किसी संख्या में कहा गया है तो किसी संख्या के बदले क्या मानना है हमको, y मानना है। किसी संख्या में 5 का अंतर, अंतर यानी घटाना, तो किसी संख्या में 5 का अंतर हो गया ये। अब क्या बोला गया है, 8 है कहा गया। किसी संख्या में 5 का अंतर 8 है, यानी बराबर करके हम लिखेंगे 8। अब ये कहलाएगा किसी संख्या में 5 का अंतर 8 है। इस प्रकार से ये समीकरण बनेगा। ठीक वैसे देखिए चौथा में, किसी संख्या में 7 का गुणा कर, उसमें 7 का गुणा करना है, 5 घटाने से 9 बचता है। तो देखिए यहाँ पर किसी संख्या को हम y माने हैं, इसमें 7 का गुणा कर दिए हैं और 7 का गुणा करने के बाद उसमें 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा बोलते हैं 9। तो ये आपका समीकरण बनेगा। इसी प्रकार से और बाकी सवाल भी दिए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, उसको आप बनाइएगा, उदाहरणों को भी देखिएगा और उसके बाद अंत में आप उत्तर से मिलान कीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया हुआ है, समीकरणों को कथन के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है आपको, इसको कथन के रूप में व्यक्त करना है। यदि आप कथन को समीकरण में बदलना सीख गए और समीकरण को कथन में बदलना सीख गए तो ये मान के चलिए आप ऐसे सवालों को या समीकरणों के सवालों को आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे। यहीं पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। यदि ये मेहनत आप एक बार कर लिए तो किसी भी कक्षा में आगे आपको परेशानी नहीं होगी। देखते हैं आपको पहला सवाल दिया हुआ है चौथा का, 1 से ऋण 6 बराबर 9, इसको कथन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 1 से को क्या बोलेंगे हम, ये कोई संख्या है, कौन सी संख्या मालूम है नहीं हमको, एक चर राशि है, तो हम इसको बोलेंगे किसी संख्या में, क्या किए किसी संख्या में, देखिए 6 का अंतर, किसी संख्या में 6 का अंतर 9 होता है, ऐसा हम इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, किसी संख्या, ये किसी संख्या किसके लिए लिखे, 1 के लिए। अब यहाँ पर क्या चीज है, ऋण, ऋण को बोलते हैं अंतर, आप घटाना भी लिख सकते हैं। किसी संख्या में 6 का अंतर कितना होता है, 9 होता है। ये हम लिखेंगे इस समीकरण के लिए, पहला समीकरण के लिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी संख्या में 6 घटाने से 9 प्राप्त होता है, ऐसा भी लिखेंगे तो भी वो सही होगा। अब देखिए दूसरा, 7y ऋण 14 बराबर 0, ये लिखा हुआ है, इसको कथन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, y क्या है, कोई संख्या है, ये 7 के साथ गुना है, तो हम इसको पढ़ेंगे किसी संख्या में 7 का गुना करके 14 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 7 गुने में 14 कम करने पर 0 मिलता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या किसी संख्या के 7 गुने में 14 का अंतर बराबर 0 आता है, ये भी आप कह सकते हैं, बस क्लियर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे किसी संख्या के 7 के साथ गुना है, इसलिए हम लिखेंगे 7 गुने में 14 घटाने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है, या 0 आता है भी आप लिख सकते हैं, 0 प्राप्त होता है भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए चौथा का तीसरा, 2x/3 बराबर 6, ये आप समीकरण दिया हुआ है, इस कथन में आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे, किसी संख्या के 2 गुने का तीसरा भाग, देखिए भाग के रूप में है तो हम इसको पढ़ेंगे तीसरा भाग,
ये किसी संख्या है, यहां शुरू करना है हमेशा आपको किसी संख्या से। किसी संख्या के 2 गुने का तीसरा भाग 6 होता है, ऐसा आपको लिखना है। किसी संख्या के 2 गुने का तीसरा भाग 6 है या 6 प्राप्त होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, किसी संख्या के आधे में 5 जोड़ने पर 10 मिलता है, या किसी संख्या के दूसरे भाग में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखते हैं किसी संख्या की 2 से भाग है इसलिए आधे बोल सकते हैं कि संख्या के आधे में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ने पर 10 मिलता है। ये किसी संख्या के आधे में 5 जोड़ने पर 10 मिलता है, ये आपका कथन हो जाएगा, ये समीकरण है। इसी प्रकार से और जो सवाल छूटे हुए हैं उसको आपको बनाना है और अंत में आपको उत्तर माला से मिलान करना है। तो बच्चों, ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे बहुत जल्दी प्रश्नावली 14.2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय।